हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। चैनल पे अगर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल वाला बटन होता है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप अच्छे से एक बेहतर गाइडेंस के साथ एक अच्छी बुक से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपके यूपी लेखपाल के लिए बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन की है, आपके ग्राम समाज एवं विकास की बुक है। बेस्ट एनालिसिस के साथ ये बुक है। आप लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है। मैं किसी बुक का रिव्यू तभी करता हूँ या किसी भी चीज़ के बारे में जब वो बेहतर होती है, ना कि ऐसे ही किसी बुक के बारे में कर दिया जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं चकबंदी विभाग की। लेकिन चकबंदी विभाग के बारे में बात करूँ उससे पहले आपको कुछ इतिहास हैं जो कि याद दिला दूँ। वो हैं आपके 1920, 1900 आपके 36 और 1900 आपके 28। ठीक है, ये तीनों का अपना अपना इतिहास था। सर्वप्रथम एक बात समझ लीजिए, चकबंदी का इस्तेमाल कब किया गया। तो चकबंदी का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया था आपके पंजाब में 1920 में। सर्वप्रथम इसका पंजाब में 1920 में चकबंदी का प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ किया गया था और इसके सरकारी संरक्षण में समितियों का निर्माण हुआ। उस समय जो वर्तमान में अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेज जो पूरा संभाल लेते सिस्टम, उन्हीं के संरक्षण में क्या हुआ, पंजाब में अनेकों समितियों का गठन हुआ। लेकिन पंजाब में जो चकबंदी कानून था, वो आपका 1936 में आया। जो आपका चकबंदी कानून था वो 1936 में पास किया गया। इसके आधिकारिक योजना तथा काश्तकारों के मतभेदों निर्णय को प्राप्त किया गया। और 1928 में आपका जो 1928 है आपका, उसमें क्या था आपके, मैं आपको बता दूं, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो आपका क्या था, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया। इस कमीशन को लाया गया, लेकिन इसको लाने के बाद क्या था, वो था इस पे इसका जो अधिकार नहीं था, वह था जो जमीन की मलकियत थी, यानी कि जो जमीन के मालिकाना हक रखते थे, उसको लेके काफ़ी जो समस्याएं थी वो लगातार चलती थी। तो इनके इतिहास को सबसे पहले अगर लागू किया गया है चकबंदी को, तो वो 1920 में लागू किया गया। किस पंजाब में। फिर इसका कानून बनाया गया पंजाब में 1936 में, चकबंदी कानून। ठीक है, फिर आपके 1928 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया आया। ठीक है, इसमें बहुत कम सफलता प्राप्त हुई, लेकिन क्या हुआ वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। अब देखिए, जो चकबंदी योजनाएं थी, यानी कि देखो ये मैं पूरा बताऊं उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बता दूं। चकबंदी योजनाएं के क्या हुआ, उनके प्रभाव भी होते हैं। देखो, जब कोई चीज़ आती है तो उनके प्रभाव होते हैं। सबसे पहली बात आती है सहंत जोत। तो आपको ये 3 डेटा तो याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर कर पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पे, जैसे कि आपके जो था, आपको पता होगी पंचायती राज, और फिर आपके 73 पंचायती राज पूरा गठन, उसका 73वें संविधान संशोधन, ये सारे कुछ, और थंगल समिति, और ये सारी समितियां और समितियों के बारे में उसमें। तो ऐसे ही चकबंदी का पूरा डाटा है, उसके बारे में मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता चल सके। चकबंदी प्रक्रियाओं के दौरान कृषकों को जगह जगह बिखरी हुई जोतों को, यानी कि जो जमीन थी वो क्या थी, अलग अलग बिखरी हुई थी, उनको एक जगह लाने के लिए क्या गया था, उसको सहंत कर दिया गया। इससे चकों की संख्या कम हुई, जिससे कृषि कार्य जो थे वो सुगम हो गए। मान लीजिए कोई जमीन 10 जगह बटी हुई थी, अब चकबंदी हुई तो उन्होंने कहा ये एक जगह है। अब इससे क्या हुआ, एक तो मेड़ कम हुई, दूसरा जो जगह घिर रही थी ज़्यादा वो कम हो गई। तो इस तरीके से जो सहंत जोत थी वो क्या थी आपकी, कि चकबंदी प्रक्रियाओं के दौरान कृषकों की जो जगह बिखरी हुई थी अलग अलग, उनको एक किया गया, जिनको सहंत जोत कहा गया, जिससे कृषि जो थी वो आपकी सुगम हो गई। अब देखिए, मैं इसके बारे में आपको पूरा बताऊं, ये डाटा भी मैं आपको बताऊंगा चकबंदी विभाग कैसे आया, क्या हुआ, लेकिन उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उसका इतिहास पता होना चाहिए। अब आई कृषि उत्पादन में वृद्धि। अब देखिए, भूवादों में कमी। क्या हुआ, जैसे भू विवाद थे, जमीनों के थे, उन सबके जो विवाद थे उनमें भी कमी आने लगी, क्योंकि पहले छोटी छोटी जमीनें होती थी तो लोगों में लड़ाइयाँ झगड़े भी बढ़ने लगते थे, जिससे मालिकाना हक और सरकार को बड़ा जोखिम करना पड़ता था इन सारी चीज़ों को लेकर। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो चलती हैं। अब कृषि के लिए जो यंत्रीकरण आया, तो ये 3 डेटा आपको पता होनी चाहिए, मैंने बता दी, 1920, 1936 और 1938।
रॉयल कमीशन इन एग्रीकल्चर, रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें नहीं है ये, आप समझ रहे हो कि बेसिक चीज़ें हैं ये, ऐसा नहीं है, बल्कि चकबंदी का पूरा इतिहास जो कुछ है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी सी इस पर पकड़ हो सके। अब हम बात करते हैं टॉपिक की, चकबंदी विभाग की। ये सब कुछ आया, फिर धीरे धीरे इसमें थोड़ा बढ़ोतरी होती रही। देखो किसी भी चीज़ में बढ़ना घटना तो होता ही है। ठीक है, अब देखिए चकबंदी विभाग, जो चकबंदी विभाग है उसका सबसे बड़ा काम क्या है कि चकबंदी का ये काम होता है कि किसी गांव में अगर कहीं बिखरी हुई जोतें हैं, यानी कि खेती बाड़ी है, उनको एक करने का काम भी चकबंदी विभाग ही करता है। तो जो बिखरी जोतों को एकत्रित करता है ये, ठीक है। और ये जो चकबंदी विभाग है इसका मुख्य कार्य, अब इसके आयुक्त होते हैं चकबंदी विभाग के, प्रमुख कौन होते हैं? चकबंदी आयुक्त। अब ये तो आयुक्त रहे बड़े स्तर पर, अब बात आती है जिला स्तर पर। तो जनपद स्तर पर चकबंदी आयुक्त जो होते हैं वो आपके उप संचालक होते हैं चकबंदी के, जनपद स्तर पर उप संचालक चकबंदी। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखिए आपके ये आए, अब चकबंदी लेखपाल आयुक्त होते हैं। अब ये थोड़े से अलग अलग बातें हैं, चकबंदी में और राजस्व में अंतर होता है। चकबंदी लेखपाल जो होते हैं वो आयुक्त के अंडर आते हैं, ठीक है, लेकिन जो राजस्व लेखपाल होते हैं वो सीधे जिला अधिकारी के अंडर वर्क करते हैं। तो इस तरह इन अधिकारियों का जो वर्णन है वो आपको समझ में आ गई होगी। चकबंदी विभाग, चकबंदी आयुक्त, फिर जनपद स्तर पर संचालक चकबंदी, और चकबंदी लेखपाल जो होते हैं वो आयुक्त के अंडर, और जबकि राजस्व लेखपाल जो होते हैं वो जिला अधिकारी के अंडर वर्क करते हैं। अब देखिए, अब जब चकबंदी विभाग बना तो उसकी योजना आई, चकबंदी योजना 1954 में आई। मैंने आपको बात बताई कि जो वादों के थे, वाद विवाद थे, उससे कम होने लगे, इससे योजनाएं आई, योजनाओं के फायदे हुए, और जो खेती बाड़ी जो बिखर चुकी थी उसको भी थोड़ा सा फायदा हुआ और वो बिखरने से थोड़ी कम हुई। तो इस तरह इनके काम हुए। तो 1954 में ये चकबंदी योजना आई। फिर राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना आई। ये आप लोग समझे कुछ और है, तो ये राज्य सरकार की जो है कल्याणकारी योजना है। कटकों में बांटा, आपको पता होगी जो छोटे छोटे होते हैं, आपको पता होगी गांव में खलिहानों में, तो वो सब चीज़ें होती हैं। समिति, अब जब इसकी समिति बनती है तो समिति में कम से कम 5 सदस्य होंगे। कम से कम कितने होंगे? 5 सदस्य। और अधिक से अधिक कितने सदस्य होंगे? 11 सदस्य। क्वेश्चन आने वाला है कि चकबंदी योजना जो थी वो कब लागू हुई? 1954 में। और ये किसकी कल्याणकारी योजना है? तो ये राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है। अब 1954 में चकबंदी योजना आई तो कहाँ आई? कहीं तो आई होगी, कहीं से तो स्टार्ट हुई होगी। तो वो हुई है मुजफ्फरनगर में कैराना तहसील से, और सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना से, जो अब अमेठी में है। ठीक है, उस समय सुल्तानपुर होता हुआ ये, तो अब लेकिन जो है वो अमेठी में है। लेकिन ये राज्य तक बात थी, मान लिया, लेकिन एक राज्य से तो देश चलता नहीं है। तो काफ़ी 563 रियासतें, काफ़ी रियासतें थी, फिर उनको तोड़ा जोड़ा गया, ऐसे करके चलती रही। तो देश में जब ये लागू हुआ चकबंदी योजना पूरी तरीके से, तो वो कब डेट थी? 1954 में ये योजना आई, और 1958 में पूरे देश में ये योजना जो थी वो आपकी लागू हो गई। ये मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील में थी, और सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना, जो कि अब अमेठी में है वर्तमान में, आ जाए कि ये योजना जो थी वो कहाँ स्टार्ट हुई। तो मुजफ्फरनगर या कैराना, एक आएगा कैराना तहसील, वैसे मुजफ्फरनगर ही आएगा या सुल्तानपुर, दोनों में से एक आना है, कोई भी आ जाए। अब समिति में सदस्य कम से कम आपके कितने हो सकते हैं? कम से कम 5 सदस्य हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 11 हो सकते हैं। अब बंदोबस्त अधिकारी, देखिए अपीलीय न्यायालय होती है, मैंने कहीं पे अपील की, समझ रहे हैं आप, और उस अपीलीय न्यायालय में मुझे पता चलेगा कौन देखेगा चकबंदी के कार्य हैं और सारी चीज़ें हैं, और इन सभी चीज़ों को देखने का काम जो करते हैं वो कैसे चलता है वो देखिए। जो बंदोबस्त अधिकारी होते हैं आपके, चकबंदी की बात चल रही है, चकबंदी से ही समझें, जो बंदोबस्त अधिकारी हैं चकबंदी के वो आपके, और सहायक बंदोबस्त अधिकारी जो हैं वो अपीलीय न्यायालय जो होती है उसके द्वारा कार्य को कराया जाता है। अब इनका कार्य क्या होता है? जो वाद विवाद होते हैं, जो वाद विवाद होते हैं उनके समझौते के आधार पर ही कराने का कार्य करते हैं कौन? चकबंदी अधिकारी। चकबंदी अधिकारी जो क्या काम करते हैं आपके, कि किसी की कोई जमीन का वाद विवाद है, मान लीजिए जमीन का वाद विवाद है,
तो उस विवाद को खत्म करने का कार्य जो करेंगे वो पहले अधिकारी करेंगे कि ये समझौता हो जाए, ये न्यायालय तक ना जाए। बात ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि न्यायालय तक पहुंचने के बाद उन सब चीज़ों का बड़ा असर पड़ता है, चीज़ें रुक जाती हैं। अब दूसरा क्या है कि खाताधारक जो होते हैं, खाताधारक जो होते हैं, खातेदारों, तो उनका क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा ये खेत है, अब मेरे ये 4 खेत हैं, जब ये 4 जगह हैं तो इनकी 4 मेड़े हो गई, 1 2 3 4, तो 4 मेड़े हो गई। इन सभी की नालों की व्यवस्था जो आपने देखा होगा, मैं तो गांव से आता हूं तो मित्रों को पता है कि जब गांव में चक लिखारे जाते हैं 10 फुट 8 फुट 9 फुट कहूँ 5 फुट ऐसे करके उन चकों को पास कर दो जाते हैं। तो ये चक हैं उनको लिखार हो जाएगा आपके। देखो जैसे ये खेत है तो जहाँ में से 5 फुट का निकाल दिया, मेरा तो शायद 10 फुट का है, जो चक्रोड निकाला है वो 10 फुट का निकाला गया है मेरा। तो अब जो नालों की व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए नालों से यहाँ क्या जो गूल होती हैं, गांव में तो हम लोग गूल ही बोलते हैं, सब पता है कि गूल होती हैं जिनमें पानी फानी जाता है, फिर गांव के गंदे पानी जो होते हैं उन्हें, तो जो बम्बा की भराई होता है उनके सारे गूल बना दी जाती हैं। और फिर जो सरकारी ट्यूबवेल हैं उनके ताई बनाई जाती है ये चीज़। तो आपको समझ में आएगी, गूल जो होती है वो गांव में पानी संचय यानी एक तरह सिंचाई के कार्य के लिए करी जाती है। तो चकों की व्यवस्था, नालों की व्यवस्था करने का कार्य भी चकबंदी विभाग करता है। चकबंदी विभाग से इम्पोर्टेंट जितनी चीज़ें थी आपके लिए वो मैंने आपको बता दी। अब देखिए चकबंदी विभाग और क्या क्या कार्य करता है वो मैं आपको बताऊं। देखिए सार्वजनिक, जैसे आपने देखा होगा मुसाफिर खाना होते हैं जो आपने देखे होंगे, रहने के लिए स्कूल है, अस्पताल है, जैसे स्कूल है गांव में या अस्पताल है आपके हॉस्पिटल। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे कुछ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हैं आराम से। हॉस्पिटल हैं आपके, तो इनकी जो भूमि के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत होती है वो भी आपका चकबंदी विभाग ही करता है। अब आप सबको पता होगी जब चकबंदी होती है तो कहीं कहीं क्या ज़्यादातर रोडों के किनारे ऐसे करके खेत खलिहान होते हैं, उनमें वृक्षारोपण करा जाता है, वृक्षारोपण। तो जो वृक्षारोपण का कार्य करता है वो भी आपका कौन करता है, जो कार्य करता है वो भी आपके वृक्षारोपण का चकबंदी विभाग के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा इन पर कार्य कराए जाते हैं। और मैंने उस दिन ही बताई थी, वृक्ष पालो या पेड़ पालो एक ही बात है, वृक्ष जरूर लगानी चाहिए, और चाहे छोटा लगाओ या बड़ा उनको ज़रूर देखना चाहिए। और ये वीडियो मैं यहीं फिनिश करता हूँ, फिर आगे जो भी टॉपिक होगा वो मैं आपके लिए कराने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें वीडियो को। जितना आप समझेंगे चीज़ों को, देखो कोई चीज़ मानता हूँ मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री तो नहीं हो सकती, यूट्यूब के द्वारा भी रुपया आता ही है, तो लेकिन वो रुपया आप नहीं दे रहे हैं, आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट वे में ही रुपया आ रहा है, वो डायरेक्ट वे में नहीं आ रहा, तो इनडायरेक्ट वे में आ रहा है। आप डाटा लेते हैं, डाटा आप यूट्यूब देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उससे आता ही है रुपया, है ना, तो रुपया तो आ रहा है। तो आप क्यों ना जो खर्च कर रहे हैं उसी के द्वारा पढ़ाई कर लें अच्छे से, तो ज़्यादा अच्छा है, मेरी सलाह है आप लोगों के लिए। बाकी तो आपका मन है, तो पढ़ाई करने के कई अच्छे जरिए होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जरिया यही है कि अपने आप पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, वो ज़्यादा अच्छा है। एक भविष्य को बनाने के लिए बहुत से स्टेपों को धीरे धीरे करके बढ़ाना पड़ता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नेक्स्ट टॉपिक में, और नमस्कार, धन्यवाद।